दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट देखिए क्या कहता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डुलोंग पेटिट लॉ ऑफ क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दैट वाई इन द लो टेम्परेचर रेंज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड इज़ फाउंड टू ज़ीरो। देखिए आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ने का बेसिकली ये मैटर है हम लोग का कि इससे पहले एक डुलोंग पेटिट जो कि दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, क्लास लॉ ऑफ क्लासिकल थ्योरी दिया था, जो कि ये एक्सप्लेन करने में फेल्ड हो जाता है कि क्यों लो टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट सभी सॉलिड्स की होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। बेसिकली स्पेसिफिक हीट होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट वो चीज़ होती है जिसको कि एक सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली एक कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट होता है जो कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम बात करें, ये यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट लिया गया है इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में वी भी लिखा हुआ है। तो जिसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए सॉलिड्स की बात कर रहे हैं और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ फाउंड टू ज़ीरो। ये मटेरियल के नेचर पे इस तरीके से डिपेंड करेगा कि अगर हम लोग मान लें कि किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अगर ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो उसके टेम्परेचर में, उस मटेरियल के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो कम होना चाहिए। उसको टेम्परेचर में जो चेंज हमें मिलना चाहिए वो कम मिलना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे होता ये है कि जब हम लोग लो टेम्परेचर रेंज पे जाते हैं तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज़ीरो होती है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। जो लो टेम्परेचर में ज़्यादा होनी चाहिए ज़ीरो हो जाती है, जो कि हमारी क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को बताने में फेल्ड हो जाती है। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, द एटम्स इन द सॉलिड्स आर वर्क कंसीडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली। यानी कि अगर क्लासिकल थ्योरी में बताया जाए, क्लासिकल थ्योरी की बात करी जाए, तो क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया था कि जो एटम्स होते हैं हमारे सॉलिड के अंदर वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं, जो कि वाइब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करते हैं। यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करने का मतलब ये है कि ऑसिलेटर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल पेंडुलम्स होता है। यानी कि जिस तरीके से कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा हो, पेंडुलम की तरह मोशन कर रहा हो, तो उस समय उस चार्ज को बोलेंगे कि ये ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। तो वाइब्रेशन इंडिपेंडेंटली, इस तरीके से एटम जो होते हैं वो ऑसिलेटर्स की तरह वहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली मीन्स द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर और वाइब्रेटिंग एटम्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। और वो जो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं कि जितने भी सभी आइटम्स के जितने भी आइटम्स होंगे उसमें जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो सभी अपने डिफरेंट एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होंगे। यानी कि कोई वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो बहुत तेज़ हो सकता है, कोई वाइब्रेट कर रहा होगा उससे थोड़ा सा धीमा हो सकता है, कोई बहुत ही तेज़ ज़्यादा हो सकता है। ये बेसिकली डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि वो एटम्स के लेवल पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी किसी भी एटम कोई एटम्स में जो उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन होते हैं वो किस स्टेट में है, ये डिपेंड करेगा बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड की वजह से। एंड हैविंग कंटिन्यूस एनर्जी बिटवीन ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, और उसका जो एनर्जी होगा, उस एटम का जो एनर्जी होगा वो ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। द डिस्क्रिपेंसी इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ specific heat was investigated by Einstein in 1906 by applying the Planck's quantum theory। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को सही करने के लिए, ये इस कंडीशंस को ना बता पाने की वजह से इन्होंने, आइंस्टाइन ने क्या किया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। और द मेन फीचर्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट देखिए क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं वो। देखिए यहाँ पे इससे पहले कि हम लोग ये जाए मेन फीचर्स के बारे में देखें, इससे पहले हम लोग एक कर्व देख लेते हैं। ये कर्व बेसिकली यहाँ पे एक टेम्परेचर का और स्पेसिफिक हीट के बीच में क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ग्राफ है, वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को कर्व मिलता है वो ऐसे मिलता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से कर्व यहाँ पे जाता है और फिर इस तरीके से यहाँ पे आता है। पर डुलोंग पेटिट लॉ जो है वो ये बताता है कि जो सभी जो सभी स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड की वो 3R पे अचीव कर जाती है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो 3R पे ही जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है कि 3R से भी ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पे फेल्ड हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे ये जब रूम टेम्परेचर से नीचे जा रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग ज़ीरो टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे होते हैं,
नीचे दम बढ़ रहे होते हैं, 0 केल्विन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय भी ये कर्व ड्यूलॉन्ग पेटिट जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपका फेल्ड हो जाता है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों मोलर स्पेसिफिक हीट 0 हो जा रही है जब हम लोग बहुत कम टेम्परेचर पे जा रहे हैं। तो ये जो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है ये बेसिकली रूम टेम्परेचर से लेके मेल्टिंग पॉइंट के बीच के टेम्परेचर के रेंज में ही ये काम करती है। बस इतना है हिस्सा है जो कि ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ हमें सपोर्ट कर पा रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से, और ये जो 3R लिया गया है ये बेसिकली क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे, और मैं आपको इसको बताऊंगा भी कि ये 3R क्या है। यहाँ पे जो स्मॉल c और v जो लिखा हुआ है नीचे छोटे साइज़ में, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट दो टाइप्स के होते हैं, एक स्पेसिफिक हीट होता है और एक मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट को अगर आपको लिखना है तो बेसिकली वो भी c से ही डिनोट करते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इसको लेके बने हुए हैं मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट को, तो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए स्मॉल c से जो आप लिखते हैं इस तरीके से वो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, और अगर आप कैपिटल C से लिखते हैं तो वो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। और मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब हम लोग किसी सॉलिड के अंदर के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स उस सॉलिड में कितने हैं, उस सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो उस समय हम लोग कंसिडर करेंगे जो कंसिडर स्पेसिफिक हीट हम लोग को कंसिडर करना होगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कंसिडर करना होगा। और जब हम लोग बात करेंगे कि किसी सॉलिड के मास के बारे में क्या है, एक्चुअल उसका मास क्या है, उसके एटम्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ना ही उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सिंपली उस सॉलिड के मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस केस में हम लोग स्पेसिफिक हीट कंसिडर करेंगे। ये बेसिकली डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में। देखते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। द मेन फीचर्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आर, दोस्तों इसमें पहला टर्म ये है कि ऑल द एटम्स इन अ सॉलिड आर इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले स्टेटमेंट में देख चुके हैं कि जितने भी सारे एटम्स थे किसी सॉलिड में वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह काम कर रहे थे, यानी कि अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे। ईच एटम दैट इज ऑसिलेटर हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दस एन ऑसिलेटर्स हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लेते हैं कि हर एक एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो n एटम्स के पास 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इसी तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पहले ये देख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज़ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन और एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी कि देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक नंबर होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। यानी कि अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमें 3 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। किस लिए? किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम किसी भी मॉलिक्यूल्स या फिर एटम के मोशन को या फिर उसके एनर्जी को बताने के लिए हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन या फिर किसी भी एटम्स के मोशन को एक्स एक्सिस में भी बता सकते हैं, उस कोऑर्डिनेट में भी बता सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में भी बता सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट में भी बता सकते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट ज़रूरी होते हैं हम लोगों को एक एटम के मोशन के बारे में बताने के लिए। तो इसलिए इस समय हम लोग हर एक एटम के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे उसके एनर्जी को बताने के लिए, उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। अब देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि ऑल द एटम्स वाइब्रेट विद सेम न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जितने भी एटम्स होंगे वो सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, एन और यू, न्यू एन यू, न्यू। इसको ग्रीक सिंबल है, इसको न्यू बोलते हैं। तो ऑल द एटम्स वाइब्रेट विद सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सभी एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। ये उनका एक एजम्पशन था, माने थे वो लोग, आइंस्टाइन माना था। तो द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट गिवन बाय, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है यानी कि जो एनर्जी का रेंज मिल रहा था हमें उस एटम्स के द्वारा, जो हमें किसी स्क्रीन पे या फिर किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे या फिर किसी भी स्क्रीन पे हमें मिल रहा था, एनर्जी का जो रेंज मिल रहा था, कंटिन्यूस रेंज जो होता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एनर्जी का जो कंटिन्यूस रेंज मिल रहा था उस एटम के जरिए वो कंटिन्यूस नहीं मिल रहा था, वो हमें डिस्क्रीट मिल रहा था। कंटिन्यूस का मतलब कि एनर्जी का जो रेंज है वो इस तरीके से सीधा अगर चलता रहेगा तो ये एक सीधे कंटिन्यूसली इसका रेंज जो है ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर डिस्क्रीट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका एनर्जी जो है ये यहाँ पे ऐसे मिला, फिर थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। इस तरीके से हमें एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो किसी भी एटम का वो इस तरीके से मिल रहा था, और वो दिया जाता है U डैश से। U डैश इक्वल्स टू n+1/2 इंटू एच न्यू। देखिए एनर्जी जो कि हम लोग किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी है क्वांटम थ्योरी में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो कि हम लोग स्पेसिफिक हीट के केस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n+1/2 आ जाएगा बेसिकली, और एच न्यू वही रहेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला, और इसको हम लोग सिंपली डिनोट कर देंगे U डैश से।
और इस क्वेश्चन को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इन क्लासिकल थ्योरी दिस एनर्जी इज़ कंटिन्यूअस मीन्स 0 to इन्फिनिटी द एनर्जी विल बी एनी वन, यानी कि 0 से इन्फिनाइट के बीच में एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ये 0 से इन्फिनाइट के बीच में, अगर यहाँ 0 है, ये इन्फिनाइट है, तो यहाँ 0 से इन्फिनाइट में एनर्जी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। बट हेयर व्हेन अप्लाइड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी विल नॉट कंटिन्यूस, इट विल बी डिस्क्रीट। देखिए, जब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं, हमें डिस्क्रीट मिलेगी। यानी कि यहाँ एनर्जी कुछ और हो सकती है, यहाँ पे एनर्जी कुछ और हो सकती है, यहाँ पे एनर्जी नहीं हो सकती है, इस तरीके से एनर्जी मिलेगी। यहाँ एनर्जी नहीं भी हो सकती है, किसी पार्ट में हमें एनर्जी नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसा कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा। ये उनका कहना था क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, जो एनर्जी हम लोग किसी पार्टिकल या फिर किसी एटम का डिफाइन करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जरिए। तो अब देखिए, इस स्पेसिफिक हीट यानी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के इक्वेशन को हम लोग को डिराइव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड करना होगा कि एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है, और इसको हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ से। और ये मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा इस तरीके से कि आपको ये दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि इसका एक डेरिवेशन अलग से आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का, जिसको कि अगर हम इसमें कंसिडर कर लेंगे तो ये बहुत ही लंबा आपका डेरिवेशन चला जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी ये बहुत ही आपका ये थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, और ये बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम मार्क्स में ये आता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे अगर ये मैक्सवेल्स लॉ आप डेराइव करने जाएंगे तब तो ये सुपर लॉन्ग हो जाएगा, और ये सुपर लॉन्ग आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपको नंबर खाली मैक्सवेल्स रिलेशन को लिखने से ही मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक वाइब्रेशनल एनर्जी एवरेज निकाल लेंगे एक एटम के लिए, और फिर उसके बाद n एटम्स के लिए हम लोग को क्या करेंगे ना है कि 3n से उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो सारे एटम्स के लिए हर एक कोऑर्डिनेट में आपका जो एनर्जी रहेगा, टोटल एनर्जी, वो पूरे सिस्टम का एनर्जी बताएगा, जिसको कि हम लोग U से डिनोट करेंगे, और वो हमें मिल जाएगा। तो U जो हमें टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिलेगा, पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो 3n इंटू एवरेज एनर्जी ऑफ एन एटम या फिर ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम ये जो एवरेज एनर्जी हमें जो होल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो मिला है, ये इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेफरेंस रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा। अरे सॉरी, स्पेसिफिक हीट मिलेगा। यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने बोल दिया है। मोलर स्पेसिफिक हीट तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के जब कंसिडर करते हैं तब लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिलहाल सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसका मास कंसिडर करते हुए हम लोग यहाँ पे उसका स्पेसिफिक हीट लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों को स्पेसिफिक हीट मिलेगा, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। और जैसा कि क्लास 11 के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट का जो एक्सप्रेशन देखा था, वो देखा था स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू du अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से क्या एनर्जी में चेंज आता है, वो हम लोगों को स्पेसिफिक हीट की वजह से पता चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ताकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और हमें स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाए। तो आइंस्टाइन ने किस तरीके से किया था, चलिए देखते हैं। According to Maxwell's Boltzmann distribution law, the average energy of harmonic oscillator is given by U bar. तो U bar equals to summation of n equals to 0 to infinity U dash exponential to the power minus U dash upon KT upon summation n equals to 0 to infinity exponential to the power minus U dash upon KT, जहाँ पे U dash जो है वो हमारा एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी है, K हमारा एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि K इज इक्वल्स टू होता है आपका R अपॉन एन ए, यानी K होता है R अपॉन एन ए। R यानी कि K इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन एन ए, यानी कि एन ए जो हमारा है वो एवोगैड्रो नंबर है, और R जो है हमारा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो हमारा K के बराबर होता है। तो ये जिसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे EXP और ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा है, तो ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर ये है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, E टू द पावर माइनस U डैश अपॉन KT, ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे ये इसको एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं EXP। अगर आपको पावर में नहीं लिखना है, पावर फॉर्म में नहीं लिखना है, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजिंग 1 इन 2
वी गेट, देखिए जो हम लोगों को एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी मिला था, जो हम लोग को यू डैश का एक्सप्रेशन मिला था, जो हम लोग इससे पहले देखे थे कि क्या मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो यू डैश होता है, वो होता है n+1/2 इंटू एच न्यू, जो हम लोगों को मिल रहा था उसको अब हम लोग इसमें यू डैश की जगह पे हम लोग को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो यू डैश आएगा वो n+1/2 एच न्यू एक्सपोनेंशियल टू दी पावर, यहाँ पे यू डैश की वैल्यू रख दीजिए और फिर इसी तरीके से यू डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपका जो यू बार हो जाएगा वो आपका इस तरीके से मिलेगा। अब ये देखिए ये एवरेज एनर्जी आपका, ये जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रहा है ये किसी एक पार्टिकल के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग पहले एक पार्टिकल के निकालेंगे, फिर उसको 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पूरे सिस्टम के लिए पता चल जाए। तो पहले एक पार्टिकल के लिए तो हम लोग डिफाइन कर ले सही से, ये एक्सप्रेशन बहुत ही उलझा हुआ एक्सप्रेशन है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि -h/ν/kT, इस टर्म को जो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म आ रहा है इसको हम लोग x मान लेंगे। और ऐसा इसलिए मान रहे हैं ताकि हम लोग इसको एक मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर सकें, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करके उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन करके उसको हम लोग सिंपली इसको एक सिंपल एक्सप्रेशन की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको x मान लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, एच न्यू समेशन n+1/2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर n+1/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा x, क्योंकि देखिए h/ν/kT ये x के बराबर है तो ये x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा n+1/2 है, इसको अगर हम इस एक्सपोनेंशियल के साथ अगर हम लोग n+1/2 है, इसको अगर हम लोग इस टर्म को खोलने का कोशिश करें, यानी कि ये जो समेशन है इसको अगर हम लोग को खोलने का कोशिश करें तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा n एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1/2 इंटू एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और पहला टर्म जो होगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर x/2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा और एक्सपोनेंशियल टू द पावर 3x/2 मिलेगा। इसी तरीके से 5/2 मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 5x/2। इस तरीके के टर्म आपको ऊपर मिलते रहेंगे और जब इसी तरीके से टर्म आपको नीचे मिलते रहेंगे। यहाँ पे n+1/2 का एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1/2 साथ में 3/2 अलग से इसमें एक कांस्टेंट की तरह ऐड नहीं होता जा रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ। तो इस तरीके से खुलेगा और एच न्यू बाहर इसी तरीके से लिखा रहेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं कि जैसे e⁴ax होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो ae⁴ax के बराबर होता है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। इसका हम लोग यूज़ अभी करेंगे। तो जैसा कि और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन जो फंक्शन दिया रहता है वो बराबर होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ f(x) के। log ऑफ f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और log ऑफ अगर x² है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x²। फिर उसके बाद x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2x। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे log ऑफ f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log ऑफ f(x) का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/f(x) इंटू f(x) का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f'(x). तो देखिए आगे हम लोग इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को बेसिकली हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो f'(x) है अपॉन f(x) है, इसको हम लोग log ऑफ f(x) लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जो ऊपर का ये हम लोग टर्म देखें, इसमें जो हम लोग ये अगर इस चीज़ को f(x) मान लें डिनोमिनेटर वाले टर्म को, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि h न्यू इंटू लॉग ऑफ f(x), यानी ये वाले टर्म के साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा h न्यू d/dx ऑफ log ऑफ e⁴x/2 प्लस e⁴3x/2, यानी कि f(x) हो जाएगा ये log ऑफ f(x) के टाइप का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि e⁴x/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से e⁴x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस e⁴2x प्लस e⁴3x, इस तरीके से जाएगा। और log ऑफ a इंटू बी होता है log ऑफ a प्लस log b, तो यहाँ पे log ऑफ a इंटू b हो जाएगा तो ये log a हो जाएगा, ये log b हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा गया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि log के अगर बेस में पावर e है और log ऑफ विथ बेस e ऑफ e⁴2 तो इसका वैल्यू होती है 2, यानी कि बेस और log ऑफ की वैल्यू जो जिस पे हम लेते हैं वो अगर सेम हो जाए, बेस और ये जो दोनों मटेरियल है ये दोनों सेम हो जाए, तो जो वैल्यू आती है इस केस में log की वैल्यू वो खाली एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये 2 के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेस e पे है तो ये x/2 हो जाएगा। जो वैल्यू इसकी आएगी log की वो हमें log ऑफ एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो सिंपली हम लोगों को एक्सपोनेंशियल के पावर में जो टर्म रहेगा वो मिलेगा। तो इसलिए x/2 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने और इसको एज इट इज़ लिख दिया है। फिर हम लोग जानते हैं कि ये log ऑफ 1 प्लस
ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x का ये जो सीरीज़ है ये बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स से। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, ये सीरीज़ और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग जब रिप्लेस कर देंगे इससे, तो देखिए हम लोग को ये मिलेगा x/2 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। जब हम इसको log x को फिर से अब हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम लोग को ये सिंप्लीफाई हो गया तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस टर्म में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, x को करेंगे तो यहाँ पे log x का हो जाएगा ये, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा ये 0 माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग ई टू द पावर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेगा कि 1/e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से जो ये टर्म एच न्यू को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा h/2 प्लस h/e टू द पावर, ये माइनस है तो ये यहाँ पे जो h/-k/t है, जो x की वैल्यू थी उसको हम लोग रख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी मिल जाएगा वो h/2 प्लस h/e टू द पावर h/k/t, और यहाँ पे -1 है। ये -1 देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस नहीं हो रहा है, ये बेसिकली नीचे है, ये पूरे टर्म अलग है और इसमें ये -1 हो रहा है। इस तरीके से ये लिखना है आपको, ऐसा नहीं है कि h/k/t यहाँ -1 लगा दीजिए ऊपर, नहीं, इसके पावर में मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपको समझेगा कि आपको आ नहीं रहा है, आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये इस क्वेश्चन को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो हमें ये एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रहा है इसमें 2 टर्म्स मिल रहे हैं। पहला टर्म ये है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इसको हम लोग बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। क्यों बोलेंगे ये भी देखते हैं अभी। और दूसरा जो टर्म है ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर है वो इस पर वाइब्रेशन एनर्जी का जो एटम्स की वाइब्रेशन एनर्जी है वो उस समय टेम्परेचर पे दूसरे टर्म के वजह से डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंजेस लाएंगे तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी बदलेगा, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को एकदम 0 कर देंगे, मान लीजिए 0 कर दिए, तो इस समय क्या होगा कि टेम्परेचर जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग मान लीजिए इसको 0 कर दिए तो ये हो जाएगा 1, मतलब किसी के भी पावर अगर 0 है तो वो इन्फानाइट हो जाएगा, और 1/इन्फानाइट ये वाला टर्म इन्फानाइट हो जाएगा। तो कोई भी अगर नंबर है तो उसके नीचे इन्फानाइट हो जाएगा तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है। तो यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें कि 0 पॉइंट टेम्परेचर पे, यानी कि 0 केल्विन पे वो जो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमें मिल रहा है h/2। ये होती है 0 पॉइंट एनर्जी h/2, इसी को हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट टर्म is in equation 3 is called 0 point energy h/2 and it is independent of temperature, thus vibration energy is not zero at absolute zero temperature। यानी कि जो वाइब्रेशन एनर्जी होगा वो 0 नहीं होगा, वो h/2 होगा 0 केल्विन पे। 0 पॉइंट एनर्जी इज द एनर्जी विच एटम पजेस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज h/2, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। और नाउ द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी निकालना है तो हम लोग को सिंपली 3n से उसके एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3n को हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल आपका वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोग को मोलर स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट हम लोग को जो मिलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3n हम लोग मल्टीप्लाई करके u में लिख दिए हैं। तो u, क्योंकि u देखिए u बेसिकली 3n इंटू एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी में हम लोग 3n को मल्टीप्लाई करके इसका एक्सप्रेशन u को लिख दिए है d/dt ऑफ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 3nh न्यू को बाहर निकाल लेंगे, और ये d/dt ऑफ 1/e टू द पावर h/k/t -1 इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि इसमें t का टेम्परेचर का टर्म एक आ रहा है, तो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए ये डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो देखिए हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलता है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमें मिलेगा u/v के फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं u/v के फॉर्म में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v यानी कि d/dt
ऑफ u बाई बी, यानी u बाई बी के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई अगर टर्म है, फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग उस फॉर्म में करेंगे। तो वो उसका डिफरेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन वो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर में हम लोग को लिखना है वो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये होता है डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपको ये मिलेगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जब आपका जो मोलर मोलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती जा रहा है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट का जो टर्म मिलेगा वो आपको मिलेगा 3n के एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर इंटू एच ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी अपॉन ई टू द पावर एच न्यू के बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये टर्म मिलेगा। अब क्या करना है कि हमें इसमें एच न्यू बाई के को लेट कर लेना है थीटा ई, जो कि आइंस्टाइन टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल रही है और टेम्परेचर घटाने पे क्या हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल रही है। तो सी वी हो जाएगा हमारा 3n के थीटा ई अपॉन टी इंटू ई टू द पावर थीटा ई बाई टी ई टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अब देखते हैं कि क्या डिस्कस करते हैं। और दोस्तों जो मोलर स्पेसिफिक हीट बार बार मुझसे गलती से बुलाया जा रहा है वो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। वो स्पेसिफिक हीट हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग गैसेस के मोल्स, जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तब हम लोग उस समय मोलर स्पेसिफिक हीट को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉलिड ले रहे हैं इसलिए हम लोग स्पेसिफिक हीट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि सॉलिड के मास को हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ओवरऑल सॉलिड को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लेंगे। हम लोग यहाँ पे सॉलिड में कितने मोल्स है, कितने एटम्स हैं, उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग नहीं लेंगे, स्पेसिफिक हीट लेंगे जिसको कि स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। और एट स्मॉल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसलिए ये स्पेसिफिक हीट का टर्म जो हमें मिला है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर के वेरिएशन पे हम लोगों को क्या क्या चेंजेस मिलते हैं स्पेसिफिक हीट के वैल्यू का। तो देखिए एट हाई टेम्परेचर पे जो अगर हम करेंगे तो टेम्परेचर अगर हम बहुत बढ़ा दिए तो ये टी जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा थीटा ई से, और जो इस तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि थीटा ई बहुत छोटा हो जाएगा टी से। तो यानी कि जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसको इधर ले जाइए डिनोमिनेटर में इसके, तो थीटा ई बाई टी ये बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर ये टी बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 अपॉन अगर कुछ भी अगर बड़ा रहता है तो वो फिर 1 से छोटा होने लगता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 है तो 2/2 1 हो जाएगा, फिर 2/3 कर दीजिए डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दीजिए तो फिर वो 1 नहीं आएगा, फिर 1 से वो छोटा आने लगेगा। फिर इसी तरह से 2/4 बढ़ा दीजिए तो ये और छोटा हो जाएगा 1 से, जितना पहले आ रहा था उससे। तो इसी तरीके से जब आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे तो वो 1 से छोटा होता जाएगा। तो इस वजह से ये थीटा ई बाई टी ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स का जो वो सीरीज़ होता है वो होता है 1 + x बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसी बेसिस पे हम लोग ई टू द पावर थीटा ई बाई टी को हम लोग इसको एक्स टू द पावर एक्स फैक्टोरियल के टर्म में खोल देंगे तो ये आ जाएगा 1 थीटा ई बाई टी प्लस 1/2 थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिट टर्म्स तक जाएगा ये सीरीज़। पर हम लोग को इन्फिनाइट टर्म्स तक कंसिडर नहीं करना है, हम लोग को बेसिकली उन टर्म्स तक कंसिडर करना है जहाँ तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ई टू द पावर थीटा ई बाई टी का जो हम लोग सीरीज़ का जो टर्म्स लेंगे वो खाली 2 टर्म्स लेंगे, पहला 1 और दूसरा थीटा ई बाई टी, और स्क्वायर वाले टर्म्स और उसके आगे वाले टर्म्स को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो थीटा ई बाई टी है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा भी कोई भी वैल्यू हो उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो और 1 से और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, इतना छोटा होता जाएगा कि उसको आप वो एरर में गिनाएगा ही नहीं, कि वो एरर का उसको एरर के तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए 0.5, तो इसको अगर आप 0.5 को आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 × 0.5 तो ये 0.5 से भी छोटा एक वैल्यू आएगा आपको, तो 0.25 आएगा। तो ये 0.5 से तो छोटा ही है। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं 5, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करेंगे स्पेसिफिक हीट वाले फार्मूले में। तो देखिए ई टू द पावर थीटा ई बाई टी के जगह पे हम लोग रख देंगे थीटा ई बाई टी, ये हो जाएगा 1 + थीटा ई बाई टी। तो यहाँ से जो हम लोगों को स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो मिलेगी इस केस में एट हाई टेम्परेचर पे, तो ये हो जाएगा 3n के और 1 + थीटा ई बाई टी। तो यहाँ पे अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो थीटा ई बाई टी है ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से जो थीटा ई बाई टी है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 3n के, यानी कि स्पेसिफिक हीट इज़ इक्वल टू 3n के। और जैसा कि हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जानते हैं कि k इज़ इक्वल टू R/Na होता है, तो यहाँ से ये जो
एन के हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 3R विच इज़ द सेम एज डुलोंग पेटिट लॉ। जैसा कि डुलोंग पेटिट लॉ में हम लोग देखे थे कि 3R पे जो हमें कर्व मिल रहा था वो सेम मिल रहा था जैसा कि आइंस्टाइन के इस केस में हम लोगों को हाई टेम्परेचर पे मिला है। और यहाँ पे R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है 8.314 इसकी वैल्यू होती है। और Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है जो कि नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ सिस्टम के बराबर होता है। जैसा कि देखिए, इफ़ वी हैव अ सिस्टम देन द नंबर ऑफ़ एटम इन द सिस्टम इज़ इन द अमाउंट ऑफ एवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो एटम्स, जितने भी अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के अमाउंट के बराबर होंगे। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द Na। यानी कि अगर हम मान लेते किसी सब्सटेंस में 1 मोल, अगर हम लोग मान लेते किसी सिस्टम में 1 मोल, किसी सिस्टम का अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो बेसिकली इक्वल हो जाएंगे उस एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ही बेसिकली वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स उस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। तो देखिए यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या कि जो CV इक्वल्स टू 3R मिल रहा था, इसका मतलब ये है कि एट हाई टेम्परेचर पे CV इक्वल्स टू 3R हो रहा था। यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सॉलिड्स इज सेम एंड कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3R। यानी कि इसका मतलब यही है कि हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है सभी सॉलिड्स के लिए वो सेम होगा और वो बराबर होगा 3R के, जो कि कांस्टेंट वैल्यू एक दे रहा है। इफ़ यू टेक, तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग समझे कैसे, अगर मान लीजिए हमें 3R मिल रहा है तो इसका मतलब क्या, हमें क्या मतलब मिल रहा है, क्या इसका मतलब है। इफ़ यू टेक 1 ग्राम अमाउंट ऑफ इस सॉलिड, अगर हम 1 ग्राम अमाउंट का एक सॉलिड ले लें और इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री, अगर हमें मान लेते हैं कि मेरे पास 1 ग्राम अमाउंट का एक सॉलिड है और हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो हमें इतना हीट देना होगा जो कि 3R अमाउंट के बराबर होगा। यानी कि 3R अमाउंट के बराबर अगर हमें हीट अगर सप्लाई करना है किसी सॉलिड को तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ करेगा। ये इसका मतलब होता है 3R। देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे हम लोगों को क्या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिलती है। तो देखिए, जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी कि जो हम लोग टेम्परेचर है उसको बहुत ही डिक्रीज़ कर देंगे थीटा ई से, तो जब जो हमारा थीटा ई हो जाएगा आइंस्टाइन टेम्परेचर, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर के वैल्यू से जो हम लोग दे रहे हैं। तो ये इस केस में जब ये टी डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये थीटा ई अपॉन टी जो हो जाएगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 से बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा हो सकता है। देन ई टू द पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ई टू द पावर थीटा ई बाई टी। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 1 लाख नंबर है, अगर 1 लाख नंबर में अगर आप एक अंक माइनस कर रहे हैं तो वो 99,999 आएगा, जिसको कि हम लोग 1 लाख ही मान के चल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 1 से, तो इसलिए इसमें से अगर 1 माइनस होगा तो ये इसी के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है उसकी जगह पे हम लोग को बस करना क्या है कि ई टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग को लिख देना है सिंपली ई टू द पावर थीटा ई बाई टी लिख देना है। तो जैसा कि हम लोग स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखे थे कि यहाँ पे 3n के थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी था, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में था ई टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 था। यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे क्या कि ई टू द पावर थीटा ई बाई टी ही लिख देंगे, यहाँ 1 को हटा देंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन को 4 जो हमारा था उसमें हम लोग ये इस चीज़ को, ये जो 6 इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इसमें यूज़ कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा ई टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 की जगह हम लोग ये रख दिए हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो स्पेसिफिक हीट का मिलेगा 3n के थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा ई बाई टी। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर का रिलेशन मिल रहा है वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में मिल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो एक्सपोनेंशियल के पावर नेगेटिव का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि बेसिकली क्या है तो स्पेसिफिक हीट डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू घट रही है, ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है जब हम लोग टेम्परेचर ज़ीरो कर रहे हैं। यानी कि जब हम लोग टेम्परेचर ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को बहुत कम कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग की क्या हो रही है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी साथ साथ घट रही है। दस द स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज स्पेसिफिक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस थीटा ई बाई टी। यानी कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली स्पेसिफिक हीट डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड भी कर रहा है इस चीज़ पे। तो
and specific heat is tending to zero as temperature is tending to very low, that is zero. हैंस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से आइंस्टाइन थ्योरी का जो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट से लगभग मैच कर जाता है, पूरी तरीके से नहीं लगभग मैच कर जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे आपका ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमें कर्व मिला है, आइंस्टाइन का जो कर्व मिला है एक्सपेरिमेंटली कर्व से क्या इसमें जो मैच कर रहा है, इसमें क्या थोड़ा बहुत वेरिएशन जो आ रहा है वो क्या डिफाइन करता है। तो चलिए देखते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो हमारा कर्व है ये स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर पे ये जो हमारा ग्राफ मिल रहा है, ये देखिए ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ में हम लोग को जो ग्राफ मिल रहा था वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। आइंस्टाइन का जो कर्व है वो हमें इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है कर्व होते हुए, फिर स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ के साथ। और जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो हमें इस तरीके से मिल रहा था। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो हम लोग कंडक्ट कर रहे थे उसमें हम लोग को जो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसिफिक हीट की क्या वेरिएशन है वो हमें इस तरीके से मिल रही थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आइंस्टाइन का जो कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से हल्का सा डेविएट कर गया एट लो टेम्परेचर पे, यानी कि जब टेम्परेचर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता गया, ज़ीरो से बढ़ता गया, तो यानी कि लो टेम्परेचर के रेंज में ही देखिए ये जो रेंज है ये लो टेम्परेचर का रेंज है, इसी रेंज में आइंस्टाइन का कर्व डेविएट कर गया। तो ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि आइंस्टाइन का जो मॉडल था, ये जो स्पेसिफिक हीट का मॉडल था, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल आइंस्टाइन ने कंसिडर कर लिया था, इस वजह से ऐसा हो गया था। तो द आइंस्टाइन कर्व डेविएट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली कर्व ऑब्जर्व्ड कर्व। दिस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द थ्योरेटिकल रिजल्ट एंड द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वर एज्यूम टू बी ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल एम्प्लॉयड बाय आइंस्टाइन। वही बात है जो मैंने बताया। सेकंड पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑल द एटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली विथ सेम फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने ये माना था कि जो हम लोगों ने इस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो पॉइंट्स लिए थे उसमें हम लोगों ने ये माना था कि जो सारे एटम्स होंगे, जो सारे ऑसिलेटर्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे सेम फ्रीक्वेंसी से, पर असली में ऐसा होता नहीं है क्योंकि रियलिटी में ये देखा जाता है कि द वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एटम मस्ट बी वेरी कॉम्प्लेक्स और कपल्ड as each atom in a solid is under the influence of field of force of थाउजेंड ऑफ अदर वाइब्रेटिंग एटम्स। देखिए असलियत में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और या फिर कपल्ड होता है, मिक्स्ड होता है। ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसी एटम का जो वाइब्रेशन है वो इंडिपेंडेंट, मतलब सबका वाइब्रेशन सेम हो, सबकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो ये होता है कि जिस वे में वो ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर जितना वो ऑसिलेट किए क्या वही एटम दूसरा एटम भी उतना ही ऑसिलेट करेगा, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो सबका एटम का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग होगा, बेसिकली अलग अलग होगा क्योंकि वहाँ का जो हर एक एटम होता है वो बहुत ही दूसरे एटम्स वाली हैं कि थाउजेंड्स और ये कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम्स के फील्ड ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, यानी कि उसके इंटरेक्शंस की वजह से है उसके जो फ्रीक्वेंसी है हर एक एटम्स का वो डिफरेंट होगा। इस वजह से आइंस्टाइन का थ्योरी जो यहाँ पे ये इस बात को भी नहीं बता पाता है कि क्या हर एक एटम का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा। ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि हर एक एटम का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड ऑफ फोर्स वहाँ पे कई एटम्स के अलग अलग फील्ड ऑफ फोर्स होते हैं। हर एक पार्टिकल का अपना एक फील्ड होता है, एक फोर्स होता है। जैसे कि अर्थ का भी एक, देखिए अगर अर्थ को एक पार्टिकल महसूस करिए तो आप अर्थ का एक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अंदर कोई भी चीज़ आता है तो अर्थ उसको खींच लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के पास एक फील्ड है, यानी कि अर्थ एक पार्टिकल अगर है तो उसके पास एक फील्ड है। तो इसी तरीके से हर एक एटम है उसके पास भी एक फील्ड है, वो फोर्स अप्लाई करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ से दूर भेजता है, रिपेल करता है, ये सब काम करता है उसका फील्ड। तो ये सब इन्फ्लुएंस की वजह से उसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता है। हैंस दीज वाइब्रेशंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट एंड we can say that there is a range of possible values of the vibrational frequency instead of just a single frequency for all the atomic oscillators, यानी कि कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगा सभी ऑसिलेटर्स के लिए। तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट।